देवियों और सज्जनों, मैं अन्नू कपूर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सब का भी हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों के प्रेम की वजह से बहुत कम समय में ये प्रोग्राम लोगों के, श्रोताओं के, दर्शकों के दिल में घर बना चुका है, इसलिए आज मेरा स्टूडियो पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। देखिए, आपने देखा होगा फॉर्मेट कुछ इस तरह से बना है कि कभी किसी पर्सनैलिटी की, शख्सियत की बात करते हैं, तो कभी किसी पर्टिकुलर ईयर की या सन की बात, किसी टाइम की बात करते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठा, ये तकरीबन कॉन्सेप्ट सा बन गया है हमारा। तो आज मैंने चुना है साल 1976, 1976। यहाँ कामनी जी बैठी है, कामनी खन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे मित्र यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता जी भी आए, फेमस डायरेक्टर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दादा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नीलिमा थैंक यू वेरी मच। ये साल वो वर्ष है 1976 का जिसमें एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जो बनने तो आए थे एक्टर लेकिन बन गए डायरेक्टर, और कालांतर में जाके राज कपूर के बाद इनको टाइटल मिला, लोग इनको कहने लगे शोमैन ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। एनी गेस कामनी जी? सुभाष घई। देखिए, इसका मतलब ये जो भी टाइटल दिया गया था बिल्कुल सही था। 1976 से लेकर अब तक इतने साल हो चुके हैं, और उसके बावजूद अगर लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइटल किसी खास व्यक्ति की इमेज के साथ जुड़ा हुआ है और याद है, तो इसका मतलब सुभाष घई सचमुच में उस टाइम के फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन थे। उनसे पहले राज कपूर को शोमैन कहा जाता था। सुभाष घई के बारे में आपको बता दूं, इनके पिताजी डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, और बेसिकली जो डॉक्टर फादर थे अपने बेटे सुभाष को अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। लेकिन बालक सुभाष के मन में उमंग जाग गई एक्टर बनने की, कि मुझे एक्टर बनना है। हिंदुस्तानियों को हमेशा से कला जगत या फिल्म का जगत हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सिनेमा, क्रिकेट और करप्शन, ये तो पहचान रही है हमारे भारत की। तो बालक जो यंगस्टर सुभाष घई था, उसके मन में भी ख्वाब पनप रहे थे हीरो बनने के। डरते डरते पापा से एक दिन मन की बात कह दी कि मुझे अकाउंटेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो एक्टर, हीरो बनना चाहता हूं। बिल्कुल गैर फिल्मी सी फैमिली थी, जो भी एक हमारे नॉर्थ इंडिया की जो भी एक परिवार होता है, और जमाना बिल्कुल अलग था, वैल्यूज अलग थी, लोगों का दृष्टिकोण अलग था। फादर डॉक्टर थे। फादर ने अपने टेबल के ड्रॉयर से एक कागज निकालने से पहले अपने बेटे सुभाष को कहा, देखो बेटा, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तो फिर कुछ तालीम लेके, कुछ ट्रेनिंग लेके, कुछ सीख के बनो, वरना फील्ड में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और ये कहकर उन्होंने अपने टेबल के ड्रॉयर से एक न्यूज़पेपर निकाल के दिया जिसमें एक एड था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एडमिशन का। सुभाष घई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि एक पारंपरिक हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय फैमिली के पापा इतने बड़े और फिराक दिल के होंगे। देखिए क्या गाइडेंस दी, जो वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। खैर साहब, फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हुआ। वहां से कोर्स करने के बाद जिंदगी उन्हें लेके आ गई बंबई में। उन्होंने काम करना शुरू किया। जो इस उमंग की बात की थी, उमंग फिल्म में उन्होंने काम किया था। गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने ये फिल्म बनाई थी उमंग। यहीं पे काम करते हुए, संघर्ष करते हुए बात बन नहीं रही थी, फुटपाथों के हम रहने वाले। लेकिन मन में तो बड़े सपने सजो के आए थे बंबई। सपने पूरे होते नहीं दिख रहे थे। कुछ फिल्में मिल रही थीं, लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो हीरो बनने के जो ख्वाब है, उमंगों भरी जो उम्र थी, वो ख्वाबों की ताबीर नहीं हो रही थी, सपने साकार नहीं हो रहे थे। मजबूरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि लिखें। मन में ख्याल जागा कि जितना भी काम चल रहा है किसी और के लिखे हुए डायलॉग से बंधा हुआ हूं, डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बंधा हुआ हूं,
कैमरामैन के फ्रेम से बंधा हुआ हूं, एक कोई ला देता है वही कॉस्ट्यूम पहन लेता हूं, कोई आता है वही जूते पहन लेता हूं, तो मैं हर तरफ से एक कठपुतली की तरह हूं। मेरा अपनी क्रिएटिविटी का जो मयार है, जो सीमा है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बंधा हूं और तरह से। लेकिन मुझे तो नभमंडल में ऊंची उड़ान भरनी है। इस इंटेंशन के साथ वो लिखने, राइटिंग की तरफ मुड़ गए। और उनके दोस्त एक थे बीबी भल्ला, उनके साथ मैंने काम किया हुआ, घई भल्ला के रूप में उन्होंने अपनी एक टीम भी बना ली और जाने लगे प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर। किसी ने उनसे कहा एनएन सिप्पी साहब ने उनको याद किया कि भाई आओ कुछ कहानी वहानी सुना के जाओ। तो सुभाष जी वहां पहुंच गए और अपनी एक कहानी पूरे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, जैसा होना चाहिए, इस तरह से यहां से ये क्लोजअप होता है, यहां से ये ट्रॉली चलती है, उसने पलट के देखा, उसकी आंखों में खून उबल रहा था और यहां से चिल्लाता हुआ हीरो या पूरे ड्रामेटिक अंदाज के साथ, पूरे एक जैसे कि पूरा का पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन उन्होंने सिप्पी साहब के सामने रख दिया। सिप्पी साहब के हाथ में जो चाय का या टैग था वो वहीं का वहीं रह गया, सिप्पी नहीं लिया। सिप्पी साहब ने इस नौजवान सुभाष घई को सुना और कहने लगे कि ठीक है, बात आई गई हो गई। सुभाष घई वापस बैक टू द पवेलियन। दूसरे दिन सिप्पी साहब का फिर फोन आया कि यार आ जाओ, मेरा पार्टनर जो है वो भी तुम्हारी स्टोरी को सुनना चाहता है। तो स्ट्रगलर जो होता है ना, उसको जरा सी उम्मीद की किरण दिख जाती है तो उसको लगता है बस सफलता उसके कदम चूमने जा रही है। मुझे तो लगता है कि वो पहुंच गए वहां पर जी। ये भी बड़ी बात थी। जी आप ध्यान रखिएगा आप, हाँ कि ये जो चाह के आशा, एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, वो हंसी बोली चलाती चाह है आदमी चलता नहीं संसार। वाह वाह, क्या बात है। आदमी था ये चाह था, ये किक जो होता है, ये एड्रेनलिन जो पूरे शरीर में, यही खींच के वापस सुभाष घई को ले गई सिप्पी साहब के यहाँ उनका पार्टनर बैठा होता। फिर उसी प्रेजेंटेशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ नौजवान सुभाष घई ने अपनी फिल्म की कहानी का प्रेजेंटेशन दिया, नक्शा खींच दिया दोनों के सामने कि फिल्म दिखने लगी। मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा ये प्रोग्राम जब हमारे जितने श्रोताओं को ये प्रोग्राम दिखने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसा चित्रण खींचा सुभाष घई ने कि दोनों को दिखने लगा कि ये है कहानी। बात आई गई हो गई। एक दिन सिप्पी साहब से फिर इनकी मुलाकात हुई एक पार्टी में, और वहां सब लोगों से जिस तरह से सुभाष घई को मिलवाया कि भाई ये सुभाष घई है, ये हमारे साथ पिक्चर कर रहे हैं, ये हमारी आगे आने वाली फोर्थ कमिंग फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष घई। इस तरह से सुभाष घई की आमद हुई फिल्म काली चरण। क्या कहानी है। देखिए लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को यह लगा कि पिता की सीख कि बेटा मैदान जंग में जाने के लिए तमाम असलाह और पूरी शस्त्र के साथ तैयार होकर जाना। आगे बढ़ने से पहले अरे जी कामनी जी, मैं कुछ कह रही थी, मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ जाता हूँ। जी बोलिए, फरमाइए। मैं कह रही थी कि सुभाष घई जी न्यूकमर थे और सिप्पी साहब ने उनको बुला लिया और डिक्लेयर भी कर दिया पार्टी में कि ये हमारे नए डायरेक्टर हैं। तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था और कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी, और इस तरह का रेवलेशन जब सिप्पी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये सुभाष घई है, मेरी नई फिल्म का डायरेक्टर, शॉकिंग होना चाहिए। ह्यूमन इमोशन कहते हैं कि वो शॉकिंग, हाँ, अचरज हुआ होगा कि यार ये क्या हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। मतलब उनकी खुशी और उनकी घबराहट दोनों चीजें मिली जुली रही होगी। देखिए, बिन मांगी मोती मिले और मांगे मिले। जी नितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि काली चरण की जब इनिशियल सक्सेस की खबरें आई तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो इतने खुश हो गए थे, इतने एक्साइट हो गए थे कि उन्होंने इनिशियल खबरों के बाद ही ना इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी भी कर दी
और मैंने सुना है ऐसा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था इस बात को, कि उन्होंने पूरी यूनिट को 1 महीने का जो है तनख्वाह भी दे दी थी, पैसा भी दे दिया था, ऐसा मैंने सुना है। देखिए आपने जो सुना है मैं भी मान के चल रहा हूं कि काश वो सही हो, और अगर संभव हुआ तो इसका पुष्टिकरण इस बात के कितना सही है हम एक दिन शत्रु साहब से, हमारे तो सीनियर हैं, उनसे मैं फोन के ऊपर बात करके पूछ दूंगा क्या ऐसा हुआ था, वरना सुभाष घई साहब से पूछ सकते हैं उसमें क्या हुआ। बात चल रही है 1976 की। 1976 में एक फिल्म आई, ये फिल्म एक ग्रेट माइस्ट्रो म्यूजिक डायरेक्टर की आखिरी फिल्म थी। थोड़ी देर में बताऊंगा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।